So, good afternoon to you all. So, today we are going to start with the later Vedic civilization. In the previous class, we have studied the Rig Vedic. Now, we are starting today. The later Vedic civilization. Later Vedic civilization time period starts from its time period from 1000 BC to 600 BC. जैसा कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि ऋग वैदिक सिविलाइजेशन जो थी वो सप्त सिंधु रीजन के किनारे नियर द सप्त सिंधु रीजन वो डेवलप हुई थी वहां पे। उसके बाद फिर लेटर वैदिक सिविलाइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई आयरन की। उसके बाद फिर जब आयरन की डिस्कवरी हुई तो आर्यंस माइग्रेट कर चले गए सीधे। अगर इंडिया का अगर मैप ऐसे देख लें तो ये लोग नॉर्थ की वो टुवर्ड द ईस्ट, लोग वेस्ट में थे तो टुवर्ड द ईस्ट ये लोग माइग्रेट करने लगे और गैंगेटिक प्लेन्स में यानी गंगा ड्रॉप रीजन में ये लोग माइग्रेट करके चले गए थे। वो ज्यादा फर्टाइल रीजन था तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी डेवलप हो गई वहां से, क्योंकि एक्स हो गया। बिना एक्स के आयरन जब डेवलप हुआ तो एक्स भी बने, तो फिर बिना उसके एग्रीकल्चर इकोनॉमी बन हो नहीं सकती। तो उसी के साथ फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमी भी स्टार्ट हो गई। सो मेजर चेंजेस आ गए इसमें। अच्छा, इसके एविडेंसेस क्या है? हर एक मतलब हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एविडेंसेस के बेस पे हम लोग ये पता करते हैं कि कब सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या है, उस टाइम पीरियड पे क्या क्या चेंजेस हो रहे थे। वही तो लेटर वैदिक सिविलाइजेशन के सोर्सेस क्या हैं? सोर्सेस in the early Vedic civilization the main source was the Rig Veda, and in later Vedic civilization the other three books are the main sources like Yajurveda, Samveda, Atharveda, and like books like Vedangas, Upanishads, and आरण्यकास। आरण्यकास मेनली फॉरेस्ट बुक्स थी जो फॉरेस्ट में बेसिकली पेस्ट लोग ने लिखी थी। और उपनिषद और वेदांगास और बाकी ये तीन वेद, इनसे हम लोगों को सोर्सेस, ये सारे सोर्सेस हैं लेटर वैदिक सिविलाइजेशन के। अच्छा, आई कॉल वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, महाभारत and Ramayana were written during this period. Mahabharata and Ramayana were also written during this period. So हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर ये सारे सोर्सेस थे लेटर वैदिक सिविलाइजेशन के। Now, we have discussed before that the Aryans migrated from the east towards the from west towards the eastern provinces. So, उसके बाद फिर जब आयरन एक डिस्कवरी हुई आयरन की, उसके बाद ये लोग ईस्ट की तरफ माइग्रेट कर गए और आर्य वो गैंगेटिक प्लेन्स में ये लोग सेटल्ड हो गए। तो वहां पे क्या क्या चेंजेस आए? जब एक इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, ठीक है, तो फिर सोसाइटी में भी चेंजेस बहुत ज्यादा आएगा। सोसाइटी में भी चेंजेस आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द सोसाइटल चेंजेस। द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी।
position of women declined. The first important thing to note in the societal changes that the position of women in the later Vedic civilization declined miserably. In the Rig Vedic civilization, we have seen that the women were given some freedoms to choose their partners, and they have taken parts in the Sabha and Samiti and rituals also. They perform various rituals also. But in this later Vedic civilization, the position of women declined miserably, and they were not given any importance, and they were considered a source of misery. वो लोग एक मतलब एक पाप की तरह या बैड वुमेन की तरह वो लोग ट्रीट की जाती है, कंसिडर की जाती थी, उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है. ऑल्सो दे वर नॉट गिवन एनी प्रॉपर्टी राइट. Polygamy was prevalent. पॉलीगैमी उस टाइम पे प्रेजेंट थी. पॉलीगैमी का मतलब होता है कि जब एक जो मेल है वो मल्टीपल फीमेल से मैरिज कर लेता है, उसको पॉलीगैमी कहते हैं. इसका अपोजिट है पॉलीएंड्री, जब एक फीमेल्स मल्टीपल मेन से मैरी कर ले. ठीक है, पॉलीएंड्री की तो अब बहुत कम जगह होता है इंडिया में भी, लेकिन पॉलीगैमी आज भी बहुत जगह इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है. और उस टाइम पे लेटर वैदिक सिविलाइजेशन में भी ये बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट था. तो ये बहुत बड़ा एक मिथ है कि पुराने ज़मानों में, मतलब जैसे कि लेटर वैदिक सिविलाइजेशन में या हिंदू सिविलाइजेशन में ये सब नहीं होता था. ये सब भी होता था, स्टार्ट वहीं से हुआ था वैदिक लेटर वैदिक सिविलाइजेशन में. अच्छा, क्यों होता था ये? जब पोजीशन ऑफ वुमेन डिक्लाइन कर गई तो जो किंग्स पावरफुल हो गए और प्रीस्टली क्लास पावरफुल हो गए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन को और डाउन ट्रॉडन या मार्जिनलाइज की तरह ट्रीट करने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनको नीचा करने लगे थे. तो इस वजह से पॉलीगैमी और ज़्यादा प्रिवलेंट हो गई थी, ज़्यादा और चर्चा में हो गई थी. उसके बाद जो विडो रीमैरिज थी, विडो रीमैरिज भी जब अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन में कुछ जगह होती थी, ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे एकदम विडो रीमैरिज बंद कर दी. तो ये भी विडो रीमैरिज का कॉन्सेप्ट भी एकदम खत्म कर दिया लेटर वैदिक में. लेटर वैदिक में बहुत ज़्यादा एक वुमेन के साथ बहुत इल ट्रीटमेंट कह सकते हैं हम लोग किया था. वुमेन को बहुत ज़्यादा एक नीचे तबके में दिखा दिया था. जो मेजर स्कॉलर्स उस टाइम पे आई थी, गर्गी एंड मैत्री, वर prominent scholars of that time. गर्गी और मैत्री उस टाइम पे ये prominent scholars थी. अच्छा, और जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले भी कि women are the foundation of any society and the foundation and the cornerstone of any house of a family. जब तक फैमिली में वुमेन को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी तब तक वो फैमिली भी सस्टेन नहीं कर सकती है. तो अगर फैमिली को आपको आगे बढ़ाना है और ज़्यादा से ज़्यादा एक डेवलप करना है, तो उसके लिए वुमेन का रोल बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंस रखता है. जब वुमेन को फ्रीडम मिलेगी, वुमेन कैपेबल होगी, तभी एक फैमिली भी कैपेबल और डेवलप होगी. और जब फैमिली मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी, तो सोसाइटी भी स्ट्रांग होगी. जब सोसाइटी स्ट्रांग होगी तो कंट्री यानी नेशन और स्टेट भी स्ट्रांग होगा. तो वुमेन कह सकते हैं हम लोग नींव है किसी भी एक डेवलप सिविलाइजेशन की. वुमेन्स आर द बेसिकली फाउंडेशन या कॉर्नरस्टोन ऑफ एनी गुड सिविलाइजेशन, ऑफ ए डेवलप सिविलाइजेशन. आज के टाइम पे ये अब तो बहुत ज़्यादा बदल गया यूपी में भी, लेकिन अभी भी हम लोग देख सकते हैं कि आज भी वुमेन्स को उतनी फ्रीडम यूपी में नहीं दी जाती है, लेकिन और स्टेट्स में देख लें तो वहाँ पे बिल्कुल दी जाती है. ये पैटर्न लोगों को उस टाइम से ही देखने को मिल रहा है. अच्छा, कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम बिकेम रिजिड. अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन में कास्ट को उतने मैटर नहीं दिया जाता था, क्योंकि कास्ट बाय कलर देखा जाता है, लेकिन इसमें कास्ट बाय बर्थ हो गया था, तो कास्ट सिस्टम भी रिजिड हो गया था. सो वी हैव डिस्कस द 4 मेन क्लासेस, दैट इज
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। शूद्र को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं जाती थी लेटर वैदिक सिविलाइजेशन में। कोई कास्ट सिस्टम रिजेक्ट हो गया था तो शूद्र को बहुत मार्जिनलाइज की तरह ट्रीट किया जाता था, या इल ट्रीटमेंट उनके साथ बहुत ज्यादा शूद्र के साथ किया जाता था। वह कह सकते हैं कि वुमन और शूद्र को एक ही उसमें तराजू में तौल दिया जाता था कि शूद्र की जो इंपॉर्टेंस नहीं है बिल्कुल भी, तो वुमेन्स की भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये सब था सोसाइटी का स्ट्रक्चर, ये था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि एग्रीकल्चर में वो सॉरी इकोनॉमी कैसी थी। इकोनॉमी ऑफ द लेटर वैदिक सिविलाइजेशन। सो इकोनॉमी की लेटर वैदिक सिविलाइजेशन की, जब एग्स की डिस्कवरी हो गई तो फिर एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। सो एग्रीकल्चर इकोनॉमी डेवलप हो गई। फ्रॉम पेस्टोरल इकोनॉमी, सबसिस्टेंस इकोनॉमी टू एग्रीकल्चर इकोनॉमी। Various cereals, rice are now being produced by Aryans. राइस, वीट, सीरियल्स, इन सब की भी ज़्यादा फार्मिंग होने लगी थी। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी डेवलप हो गई। एग्रीकल्चर इकोनॉमी डेवलप हो गई तो टैक्सेशन सिस्टम भी डेवलप हो जाएगा, वो हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे, ठीक है। बार्टर सिस्टम अभी भी प्रेविलेंट था, ये बताते हैं। बार्टर सिस्टम स्टिल प्रेविलेंट। एक कॉइन आता है निष्का, उसके हम लोग को एविडेंस देखने को मिलते हैं, लेकिन वो कि आपको 6 क्लास के हिसाब से जानने की जरूरत नहीं है। तो बार्टर सिस्टम वाज स्टिल प्रेजेंट इन द लेटर वैदिक सिविलाइजेशन। नेक्स्ट एंड द अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द लेटर वैदिक सिविलाइजेशन इज वी कैन से द टैक्सेशन सिस्टम हैव बीन डेवलप्ड एंड अदर लाइक ट्रेड एंड अदर ऑक्यूपेशन also starts taking place। तो ट्रेड भी अब धीमे धीमे होने लगा था, क्योंकि जब एग्रीकल्चर इकोनॉमी डेवलप होने लगी तो अब फिर बार्टर सिस्टम में ये हो गया था कि हम लोग कुछ और भी चीज़ें ट्रेड कर सकते हैं। तो बाकी और कंट्रीज के साथ भी, मतलब और सिविलाइजेशन के साथ भी हम लोग ट्रेड कर रहे थे, और विदर द इंटर ट्रेड भी हम लोग करने लगे थे। और बहुत ज़्यादा अदर ऑक्यूपेशन लाइक द क्राफ्ट्समैन के भी ज़्यादा चलने लगे थे, और भी वेरियस ऑक्यूपेशन यहाँ पे डेवलप हो गए थे। तो ये थे लेटर वैदिक सिविलाइजेशन के इकोनॉमी के फीचर्स। देखिए, किसी भी एक सिविलाइजेशन में या किसी भी एक किंगडम में या जानने की हम लोगों को मेन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है कि वहाँ का सोसाइटी कैसी है, वहाँ की पॉलिटी कैसी यानी पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, और वहाँ पे रिलीजन क्या रोल प्ले करता है, वहाँ का रिलीजन, मेजर रिलीजन क्या है। ये 4 चीज़ें किसी भी एक सिविलाइजेशन या किसी भी एक डायनेस्टी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और यही 4 चीज़ों में चेंजेस आएगा तो पूरे एक स्ट्रक्चर में, सिविलाइजेशन में भी चेंज आएगा। हम लोगों ने लेटर वैदिक में 2 पढ़े, सोसाइटी और पॉलिटी। नेक्स्ट टाइम पे हम सोसाइटी और इकोनॉमी पढ़ा था। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग पॉलिटी और रिलीजन पढ़ेंगे, और लास्टली हम लोग पढ़ेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ द आर्यन सिविलाइजेशन क्या हुआ था। हर एक सिविलाइजेशन जब डिक्लाइन होती है तो वो एक इम्पैक्ट छोड़ के जाती है, चाहे लेटर वैदिक हो, चाहे गुप्ताज हो, चाहे मौर्याज हो, और दिल्ली सल्तनत हो, फिर धीमे धीमे मुगल तो आज तक अब चर्चा में है अपने, अब तो फिर भी हटा दी गए NCERT से, लेकिन आज तक वो चर्चा में है। इस हिसाब से
तो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं वो। ताजमहल तो हर कोई जाता है, चाहे भले ही जितनी भी साइड में गालियाँ दे दो, लेकिन जाता वही है। और इकोनॉमी भी वही चला रहा है इंडिया की। शायद आई थिंक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे नंबर 1 पे आया है, तो वो ऐसे ही नहीं आ गया है, कुछ उसमें बात थी। तो वो आज भी बहुत बड़ा इंडियन इकोनॉमी में रोल प्ले करता है, एज अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो। चाहे लोग जितना भी मना कर लें और जितना भी तेजो महल कह लें उसको। सो सोसाइटी और रिलीजन, वो सोसाइटी और इकोनॉमी हम लोगों ने पढ़ी। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग पॉलिटी और रिलीजन हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक यू हैव लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू एवरीवन, एंड वी विल शॉल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। ये सब राजनीतिक बातें नहीं करनी।